कक्षा 12 के प्यारे विद्यार्थियों, आप केमिस्ट्री में यूनिट 2 पढ़ रहे हैं और इसमें आज का आपका टॉपिक है विलेयता, सोल्यूबिलिटी। अब विलेयता क्या होती है? वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की किसी विलायक में घुलने की क्षमता को विलेयता कहते हैं। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं। तो किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में घुली हुई अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। क्योंकि आप जानते हैं विलेयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय में तो विलायक में घुलने की प्रवृत्ति होती है, विलेय विलायक में घुल जाता है, और विलायक में दूसरे पदार्थों को अपने अंदर घोलने की क्षमता होती है। तो किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में घुली हुई अधिकतम मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में घुली हुई अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। ठीक है, विलेय मीन्स जिसमें घुलने की प्रवृत्ति होती है, जो दूसरे पदार्थ में विलेय मीन्स जो पदार्थ किसी विलायक में घुल सकता हो, जो पदार्थ किसी विलायक में घुल सकता हो उसे विलेय कहते हैं। और विलायक जो दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोल ले। तो किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में घुली अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। विलेय किसी विलायक में जितना अधिक से अधिक घुल जाता है वह मात्रा विलेयता कहलाती है। विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। ठोस का द्रव में विलयन, आप किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोलते हैं। गैस का द्रव में विलयन, किसी गैस को आपने द्रव में घोल लिया। और तीसरा है द्रव का द्रव में विलयन, किसी द्रव को ही आपने किसी द्रव में घोल लिया। तो 3 प्रकार के विलयन हो गए, ठोस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, और तीसरा है द्रव का द्रव में विलयन। तो पहला हम पढ़ रहे हैं इसमें ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन, किसी ठोस विलेय पदार्थ को किसी द्रव विलायक में घोलने पर ठोस का द्रव में विलयन प्राप्त होता है। किसी ठोस विलेय पदार्थ को किसी द्रव विलायक में घोलने पर ठोस का द्रव में विलयन प्राप्त होता है। भाई कोई ठोस पदार्थ हमने किसी द्रव विलायक में घोल दिया तो ठोस का द्रव में विलयन प्राप्त होगा हमें। जैसे हम चीनी को पानी में घोल दें तो ठोस की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग परिस्थितियों में किसी ठोस की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है तथा इसमें निम्न अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे 3 अवस्थाएं हैं इसमें। सबसे पहला है क्रिस्टलीकरण, दूसरा है संतृप्त विलयन और तीसरा है असंतृप्त विलयन। अब क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि जब विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक हो जाती है तब विलयन में से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संयुक्त होकर विलयन में से पृथक होने लगते हैं और यह क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है, जब विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक हो जाती है, किसी विलयन का क्रिस्टलीकरण तभी होता है, उसका अवक्षेपण तभी होता है जब उसमें विलेय का सांद्रण अधिक हो जाए। तब विलयन में से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संयुक्त होकर विलयन में से पृथक होने लगते हैं। तो जब किसी विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक हो जाती है तो तब विलयन में से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संयुक्त होकर विलयन में से पृथक होने लगते हैं। यह क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है, इसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आपने 9th में ये विधियाँ पढ़ी भी होंगी क्रिस्टलीकरण की। नमक का जो शोधन किया जाता है वो क्रिस्टलीकरण के द्वारा ही किया जाता है। शुद्ध नमक को अलग कर लेते हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो विलयन में रह जाती हैं। दूसरा है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके। ये भी सब 9th में पढ़ा है आपने। संतृप्त विलयन का मतलब है वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। तीसरा है असंतृप्त विलयन, किसे कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका उल्टा हो गया ये। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे।
वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। जिसमें और अधिक मात्रा घोली जा सके वो असंतृप्त हो गया। इसके बाद आता है ठोस की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव। ठोस की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव। तो ठोस की द्रव में विलेयता पर ताप के प्रभाव को लासातेले के नियम के अनुसार समझाया जा सकता है। आपने 11th में लासातेले का नियम पढ़ा। लासातेले का नियम आपने पढ़ा है साम्यावस्था पर। अगर यदि किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर ताप दाब सांद्रण में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर वो किए गए परिवर्तन के प्रभाव को दूर कर सके। तो ठोस की द्रव में विलेयता पर ताप के प्रभाव को लासातेले के नियम के अनुसार समझ सकते हैं। आपको पता है कि कोई ठोस द्रव में जब घुलता है, अगर ताप अधिक होगा तो अधिक घुलेगा, कम होगा तो कम घुलेगा। अब इसमें देखिए पहला है, अब 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। यदि किसी ठोस को किसी द्रव में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो अगर हम उसमें ताप बढ़ा देंगे तो विलेयता घट जाएगी, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान पहले ही ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया पश्च दिशा में चली जाएगी लासातेले के नियम अनुसार, क्योंकि वो किए गए परिवर्तन के प्रभाव को दूर करेगी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। दूसरा, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। अगर किसी पदार्थ को घोलने पर हमें ऊष्मा खर्च करनी पड़ रही है तो हम ताप बढ़ाएंगे तो अधिक से अधिक पदार्थ घुलेगा। इसके बाद आता है ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव। अगर हम किसी ठोस को द्रव में घोल रहे हैं तो उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये पर है, पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ठोस व द्रव असंपीड्य होते हैं। आप जानते हैं इनको दबाया नहीं जा सकता, इसलिए दाब परिवर्तन से अप्रभावित रहते हैं, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद में ये तो थोड़ा जनरल मैंने आपको पढ़ाया। अगला है इसमें गैस का द्रव में विलयन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर नियम भी आप पढ़ेंगे। तो गैस का द्रव में विलयन, जब आप किसी गैस को द्रव में घोल रहे हैं, किसी गैसीय विलेय पदार्थ को किसी द्रव विलायक में घोलने पर गैस का द्रव में विलयन प्राप्त होता है। किसी गैसीय विलेय पदार्थ को किसी द्रव विलायक में घोलने पर गैस का द्रव में विलयन प्राप्त होता है। आप किसी गैसीय विलेय पदार्थ को द्रव विलायक में घोल रहे हैं तो गैस का द्रव में विलयन प्राप्त होगा आपको। कैसे, देखिए आप, गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, किसी गैसीय विलेय पदार्थ की द्रव विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध को सर्वप्रथम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये नियम, अधिकतर आता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है नियम पर, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो गैसों की द्रव में विलेयता से संबंधित है ये नियम। गैसों की द्रव में विलेयता से संबंधित है ये नियम। किसी गैसीय विलेय पदार्थ की द्रव विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध को, क्वांटिटेटिव, सर्वप्रथम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। ये जो नियम है ये गैस की द्रव में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध को बताता है। विलेयता और दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध को। अब ये चित्र देखिए आप, ये चित्र बना लेंगे आप, ये हेनरी का नियम है। अब मान लीजिए हमारे पास ये कोई पात्र है और इसमें हमारे पास में ये द्रव विलायक है और ऊपर हम इसमें गैसीय विलेय पदार्थ डाल रहे हैं और ये पिस्टन से दाब डाल रहे हैं हम, जब तक हमने कोई दाब इसमें नहीं डाला है। और जैसे जैसे हम पिस्टन से इस पर दबाव डालेंगे तो ये गैसीय विलेय जो है द्रव विलायक में घुलने लगेगा। देखिए आप, ये बुक में चित्र देखिए, काफ़ी अच्छा बना है। ये देखिए आप, ये दोनों चित्र आप बना लेंगे, मैं इनका फ़ोटो भेज दूंगी आपको। इस तरह से ये कोई बर्तन है, इसमें ये द्रव विलायक घुला हुआ और इसमें ये गैसीय विलेय पदार्थ के मोटे मोटे कण दिखा दिए और ये दाब डाला जा रहा है इस पिस्टन से। तो जब इस पर दाब बढ़ाया ये
तो ये जो गैसीय विलेय पदार्थ है ये इसमें घुलने लगा, द्रव विलायक में, इसमें आ गया, ये पास पास आ गए इसके कण। यही हेनरी का नियम है बस, कि किसी गैसीय विलेय पदार्थ की किसी द्रव विलायक में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। जितना अधिक दाब होगा उतनी अधिक विलेयता होगी। ऊपर से जितना अधिक दाब डाला जाएगा गैस के कण उतने अधिक द्रव में घुलेंगे।